Hello students, today we are going to study chapter 4 of your Hornbill book and its poem with its summary. We'll try to understand these chapters. Chapter 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल. लैंडस्केप ऑफ द सोल का मतलब होता है, लैंडस्केप मतलब पिक्चर और सोल मतलब हमारी आत्मा. तो हमारी आत्मा से हम अगर किसी पिक्चर को या किसी पोर्ट्रेट को एनालाइज करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं द लैंडस्केप ऑफ द सोल. इस चैप्टर में आपको चाइनीज़ आर्ट और वेस्टर्न आर्ट के बीच में कंपैरिजन बताया है कि जब चाइनीज़ आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं तो वो उसमें कुछ इस टाइप की स्टोरीज़ बना देते हैं कि जो व्यूअर्स हैं वो अपने व्यू से किसी भी एंगल से उस पिक्चर के अंदर जाकर किसी भी एंगल से उस पिक्चर को व्यू कर सकते हैं. तो वो व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पेंटिंग बनाते हैं. लेकिन जो वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं, तो वेस्टर्न आर्टिस्ट यानी कि यूरोपियन आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो लोग प्रोफेशनल वे में प्रोफेशनल एंगल से उन पेंटिंग्स को बनाते हैं जो कि व्यूअर्स को कभी कभार समझ में आती है. लेकिन वो चाहते हैं कि व्यूअर्स एज अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू रखकर उस पेंटिंग को समझें, तो वो फिज़िकली एंड मेंटली दोनों तरफ से उसके लिए प्रिपेयर रहें. यहाँ पर हम लोग 3 पेंटिंग्स के बारे में एज एन एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे जो कि चाइनीज़ आर्टिस्ट ने बनाई है और वो कैसे अपनी पेंटिंग्स में लाइफ ले आते हैं वो हम देखेंगे. द राइटर कॉन्ट्रास्ट चाइनीज़ आर्ट विथ यूरोपियन आर्ट बाय यूजिंग 2 स्टोरीज़. राइटर ने चाइनीज़ और यूरोपियन आर्ट को दो स्टोरीज़ देखकर कॉन्ट्रास्ट किया है, मतलब उनमें कंपैरिजन बताया है. द टैंग एम्परर Shaozong commissioned the painter Wu Daozi to decorate a palace wall. When it was done, the emperor admired the scene. एम्परर शाओजोंग एक राजा रहते हैं. उन्होंने वू डाओजी पेंटर को पैलेस की एक दीवार को पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और पेंटिंग बनने के बाद में वो उस एम्परर सीन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. द पेंटर ड्रू द एम्परर्स अटेंशन टू अ केव व्हेन ही क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस ऑफ केव ओपन. और पेंटर ने क्या किया, पेंटर ने एम्परर का अटेंशन एक गुफ़ा की तरफ डाला और उन्होंने जैसे ही अपने हाथों से ताली बजाई वो गुफ़ा का दरवाज़ा खुल गया. The painter entered, but before emperor could move, the entrance closed and the painting vanished, along with the artist. In another story, a painter would not draw a eye of a dragon he had painted for the fear it would fly out of the painting. तो पेंटर ने उस केव में इंटर किया, लेकिन इससे पहले कि एम्परर कुछ बोलते एंट्रेंस बंद हो गया और पेंटिंग भी गायब हो गई आर्टिस्ट के साथ में. एक और स्टोरी देखी है. एक और स्टोरी में एक पेंटर ने इस डर से कि उसकी पेंटिंग में से ड्रैगन बाहर आ जाएगा, ड्रैगन की एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें उसने आई को ड्रॉ नहीं किया था, उसकी आँख ड्रॉ नहीं करी थी, सिर्फ इस डर से कि वो ड्रैगन लाइव नहीं हो जाए और पेंटिंग से बाहर ना आ जाए. The writer then cites a story representative of a Western painting, which is a master blacksmith Quentin Mestis fell in love with a painter's daughter. उसके बाद में एक और स्टोरी है कि वेस्टर्न पेंटिंग की एक स्टोरी है. वेस्टर्न पेंटिंग में क्या है कि मास्टर ब्लैकस्मिथ एक मास्टर रहते हैं जो कि पेंटर के लिए क्विंटिन मास्टर ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ मतलब जो लोहे का काम करते हैं उसको हम मास्टर ऑफ ब्लैकस्मिथ बोलते हैं. तो क्विंटिन मिस्टिस एक पेंटर की डॉटर से प्यार करने लगते हैं और वो उनसे शादी करना चाहते हैं. लेकिन जो उस जिनसे वो प्यार करते हैं पेंटर की डॉटर से, वो एक प्रोफेशनल पेंटर होते हैं और वो क्विंटिन को अपना सन इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करते हैं. लेकिन वो एक्सेप्ट होने के लिए क्विंटिन ने एक पेंटर के लेटेस्ट पैनल पर एक फ्लाई बना दी. मतलब कि वो उन्होंने एक मक्खी बना दी. व्हेन द पेंटर ट्राइड टू स्वेट इट अवे, अब जो प्रोफेशनल पेंटर हैं जिसकी पैनल पे वो फ्लाई बनाई है क्विंटिन ने, तो जब वो फ्लाई को हटाने की कोशिश करते हैं अपने पैनल से तो फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि सच क्या है. क्विंटिन वॉज टेकन एज एन अपेरेंटाइज एंड मैरिड हिज बिलव्ड. उसके बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि ये तो एक पेंटिंग है और इतनी अच्छी पेंटिंग देखकर वो क्विंटिन को अपना सन इन लॉ एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी बिलव्ड से मैरिज करवा देते हैं. तो ये वेस्टर्न पेंटिंग क्यों थी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक क्विंटिन ने तो एक पेंटिंग बनाई थी, लेकिन ब्लैक जो
उस लड़की के फादर थे जो कि प्रोफेशनल पेंटर थे, उन्होंने अपने व्यू से उस पेंटिंग को बहुत अच्छा माना और उन्होंने एक प्रोफेशनल व्यू से उस पेंटिंग को देखा। तो इन दोनों स्टोरीज़ में रिवील होता है कि दोनों ही स्टोरीज़ में वो लोग अचीव क्या करना चाहते थे पेंटिंग बनाकर। यूरोपियंस वांट अ परफेक्ट इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस वाइल इन एशिया इट इज़ द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट। यूरोपियन पेंटिंग्स में सिर्फ लाइफ का एक इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस मतलब कि इल्यूजन दिखता है, लेकिन एशिया की पेंटिंग्स में हमें उस पेंटिंग को समझने के लिए अपनी स्पिरिट से उस लाइफ को कनेक्ट करना पड़ता है। इन द चाइनीज स्टोरी ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विद इन ही रीचेस हिज गोल बियॉन्ड द मटेरियल अपीयरेंस। चाइनीज़ स्टोरी में हमको पता चलता है कि जो आर्टिस्ट है वो हर रास्ता जानता है ताकि वो मटेरियल अपीयरेंस मतलब कि जैसी वो पेंटिंग दिख रही है उसके अंदर जाकर भी उसको समझ सके। अनलाइक अ वेस्टर्न फिगर पेंटिंग, अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप डज नॉट रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एंड वन कैन ईजी एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट एंड ट्रैवल इन इट। तो वेस्टर्न पेंटिंग के जैसे नहीं, एक चाइनीज़ पेंटिंग में एक्चुअल व्यू आता है, एक्चुअल व्यू रिप्रेजेंट नहीं होता है एंड कोई भी व्यूअर उसमें से किसी भी पॉइंट में से उसमें से ट्रैवल करने के लिए इंटर कर सकता है एक चाइनीज़ पेंटिंग में। अनलाइक दे रखा है मतलब कि वेस्टर्न पेंटिंग से जस्ट कॉन्ट्राडिक्ट है ये लाइन, मतलब कि जो लाइन बताई गई है वो वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में नहीं होती हैं। It requires the active participation of the viewer both physically and mentally. चाइनीज़ पेंटिंग में व्यूअर का फिजिकली और मेंटली दोनों ही पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैन बिकम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन और द आई ऑफ द लैंडस्केप, और इंसान बन जाता है उस पिक्चर को देखने की आँख, मतलब कि उस पिक्चर को व्यू करने के लिए हमारी जो इनर सेंस होती है वही उसकी आइज़ बन जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स पोएम ऑफ दिस चैप्टर, वॉइस ऑफ द रेन, बाय इट्स समरी। The Voice of the Rain poem summary. In the poem, the poet asks the soft falling shower, "Who are you?" To which she replies that she is the poem of the earth. This is just an introduction. तो इस पोएम में एक पोइट सॉफ्ट फॉलिंग शावर से मतलब कि जो हल्की फुल्की बारिश होती है उनसे पूछते हैं हु आर यू। तो उस क्वेश्चन पर जो रेन होती है वो रिप्लाई करती है दैट शी इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ की कविता हूँ, अर्थ की पोएम हूँ। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग फॉर द रेन टू रिप्लाई टू द पोइट, जो कि एक स्ट्रेंज थिंग है कि वो रेन पोइट को रिप्लाई दे रही है। द रेन टोल्ड द पोइट दैट शी कैन नॉट बी टच्ड एज शी राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द स्काई फ्रॉम द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो रेन पोइट को बताती है कि वो टच नहीं की जा सकती क्योंकि वो ज़मीन से, लैंड से और बॉटमलेस सी से। बॉटमलेस क्यों बोला है? क्योंकि समुद्र की ज़मीन कहाँ पर है, वो अभी ज़मीन कहाँ पर है वो पोइटिक डिवाइस में बॉटमलेस है। तो बॉटमलेस सी से और लैंड से वो वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाती है स्काई में। इट चेंजेस इट्स शेप एंड येट रिमेन्स द सेम। तो रेन क्या बोलती है कि मैं अपना शेप चेंज करके वाटर से वाटर वेपर की फॉर्म में स्काई में जाती हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पर जाकर वो रहती तो वाटर ही क्लाउड्स की फॉर्म में, येट रिमेन्स द सेम। द वेपर चेंजेस इनटू क्लाउड्स ड्यू टू द कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन की वजह से वेपर क्लाउड्स में चेंज हो जाती है। It falls back on the surface of the earth to provide water to the drought prone areas। और फिर से वो वाटर के फॉर्म में फॉल यानी कि बारिश बनकर गिरती हैं ताकि ऐसे एरियाज़ जो कि ड्रॉट प्रोन है, जहाँ पे सूखा पड़ चुका है, वहाँ पर वाटर आ सके एंड टू ब्यूटिफाई एंड प्योरीफाई द अर्थ। और वो अर्थ को और भी ज़्यादा सुंदर और प्योरीफाई बनाने के लिए वो वापस आती है। इट प्रोवाइड्स लाइफ टू द सीड्स इनसाइड द अर्थ। और बारिश क्या करती है, अर्थ के अंदर जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको लाइफ प्रोवाइड करती है एंड हेल्प देम ग्रो, और उनको बढ़ने में मदद करती है। द रेन डजेंट केयर इफ़ एनीवन बॉदर्स अबाउट हर डीड्स और नॉट। रेन केयर नहीं करती है कि वो जितनी भी अच्छी चीज़ें कर रही हैं उसके लिए कोई केयर कर रहा है या नहीं कर रहा है। शी कम्प्लीट्स हर वर्क एंड कम बैक होम। वो अपना वर्क कंप्लीट करती हैं और वापस से घर पे आती है। द पोइट ऑल्सो कंपेयर्स द रेन विद अ सॉन्ग। पोइट भी रेन को एक सॉन्ग से कंपेयर करता है एज दे बोथ शेयर अ कॉमन जर्नी।
क्योंकि सॉन्ग और रेन दोनों की ही कॉमन जर्नी होती है। द सॉन्ग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, ट्रैवल्स अक्रॉस, फुलफिल द एम एंड कम्स बैक विद ड्यू लव फॉर द सिंगर। तो सॉन्ग, कोई भी गीत किसी सिंगर के दिल से निकलता है और वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता है, बहुत सारे लोग उनको सुनते हैं, लेकिन कोई उसकी केयर करे या नहीं करे, वो सॉन्ग वापस आता है सिंगर के पास एज द लव फॉर द सिंगर। सिंगर के लिए जो लोग लव दिखाते हैं उसके लिए वो वापस आता है। द वॉइस ऑफ द रेन इज समरी इज कंप्लीट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स लिटरेरी डिवाइसेस। तो पर्सनिफिकेशन, पोइट ने यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग यानी कि एक नॉन ह्यूमन थिंग जैसे कि रेन, उसको एक उसको एक ह्यूमन स्टांजा दे दिया है। ओके, तो आई एम द पोइंग ऑफ द अर्थ सेड वॉइस ऑफ द रेन, तो रेन ने कहा, इट इज़ पर्सनिफिकेशन। मेटाफर एंड इनडायरेक्ट कंपैरिजन, एज या लाइक के बिना जब हम कंपेयर करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मेटाफर। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, तो रेन को यहाँ पर पोएम से कंपेयर किया है। हाइपरबोल मतलब एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट्स, मतलब बहुत खुशी से जो स्टेटमेंट्स बोले जाते हैं, जैसे बॉटमलेस सी, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स डालकर सी को और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई करके बताया गया है, बॉटमलेस सी। इमेजरी, इमेजरी मतलब कि ऐसे वर्ड्स जिनको पढ़ते ही हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है, जैसे कि सॉफ्ट फॉलिंग शावर। So these are all the literary devices of the poem The Voice of the Rain. So we have understood the chapter Landscape of the Soul and Voice of the Rain in today's video. And students, read and write the exercises of this chapter in your copy and complete your copy.